हाय, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे ढेर सारी चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी इस एपिसोड का नाम है मगध एम्पायर, बिकॉज इससे अच्छा टाइटल मुझे नहीं सूझा। जब हम आर्यंस के रिलीजन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हिंदुइज्म, जो अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके अलावा और भी रिलीजियस मूवमेंट्स और फिलोसफीज आर्यंस में शुरू हुए हैं, जिनकी शुरुआत हुई लेटर वैदिक एजेस के स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम से। शूद्रों की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी और उन्हें अछूत माना जाता था। ब्राह्मणों ने सारे प्रिविलेजेस अपने लिए रखे हुए थे और बाकी तीनों कास्ट के लोगों को उनकी पावर और अथॉरिटी पसंद नहीं आई। साथ ही वैदिक रिचुअल्स काफी महंगे और कॉम्प्लेक्स होते गए। इसके नतीजे में 50 से ज्यादा रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए, जिनमें से दो के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे जैनिज्म की। जैनों का मानना है कि जैनिज्म के 24 गुरु आए, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ और आखिरी थे वर्धमान महावीर। महावीर वैशाली के करीब कुंदन ग्राम में पैदा हुए। इनके फादर सिद्धार्थ जनात्रिका क्लैन के लीडर थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और सन्यासी बन गए और अगले 12 साल तक सच की तलाश में भटकते रहे। और आखिर में रिकुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान हासिल हुआ और वो जीन कहलाए और उनके फॉलोअर्स को जैन कहा जाने लगा। जैनिज्म में कास्ट सिस्टम नहीं था और न ही गॉड का कोई कॉन्सेप्ट था, बल्कि इनकी फिलॉसफी को सैद्यवाद की फिलॉसफी कहते हैं, जिसके मुताबिक किसी भी सवाल का एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता है। जैनिज्म का कोर है 5 कार्डिनल ट्रूथ, जो है अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना, सत्य यानी झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी अपना सब कुछ त्याग देना और ब्रह्मचार्य यानी शादी न करना। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जैन 2 हिस्सों में बढ़ गए। स्थूलाभद्र की लीडरशिप में श्वेतांबर जैन मगध में ही रह गए, जो ज्यादा लिबरल थे और सफेद कपड़े पहनते थे। और भद्रबाहु की लीडरशिप में दिगंबर जैन साउथ इंडिया चले गए, जो कि काफी स्ट्रिक्ट हैं और कपड़े नहीं पहनते थे। कपड़े नहीं पहनते थे मतलब सिर्फ धोती? अच्छा, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो कमेंट्स। उसके बाद एक और रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो इंडिया में तो खत्म हो गई लेकिन एक इंटरनेशनल रिलीजन बन गई। वो है बुद्धिज्म। इसके फाउंडर थे सिद्धार्थ। ये शाक्य क्लैन के लीडर सुदोधन के बेटे थे। इनकी शादी यशोधरा से हुई और इनका एक बेटा था राहुल। ये 29 साल की उम्र में अपनी फैमिली को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल गए और 6 साल तक इसी तरह भटकते रहे। फाइनली 35 साल की उम्र में बोध गया में नीलांजन नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान हासिल हुआ और वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है द इनलाइटेंड वन। इन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ में डियर पार्क में दिया। बुद्धिज्म की बेसिक फिलॉसफी है आर्य सत्य, जो है पहला ये कि दुनिया में दुख ही दुख है, दूसरा ये कि इस दुख की वजह है हमारी डिजायर्स, तीसरा ये कि अगर इन डिजायर्स को काबू कर लिया जाए तो हर दुख से छुटकारा मिल सकता है, और चौथा ये कि ये छुटकारा अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ पर चलकर मिल सकता है। ये 8 फोल्ड पाथ हैं सही समझ, सही सोच, सही बोली, सही काम, सही रोजी रोटी, सही मेहनत, सही मन और सही ध्यान। बुद्धिज्म में भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जैनिज्म के जितना स्ट्रिक्ट नहीं है। कास्ट के लिए यहां भी कोई जगह नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म एक अग्नोस्टिक रिलीजन है, यानी गौतम बुद्ध ने गॉड के होने का इकरार नहीं किया, लेकिन जैन महावीर की तरह इसका इनकार भी नहीं किया। बाद में बुद्धिज्म में भी 3 ग्रुप्स हो गए। हीनयान ग्रुप का कहना था कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मानना है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन दूसरा ग्रुप था महायान, जो ज्यादा लिबरल है, और इस ग्रुप में गौतम बुद्ध की मूर्तियों को भी पूजा जाता था। और तीसरा ग्रुप है वज्रयान, जो सुपर पावर्स, तंत्र मंत्र और चमत्कारों पर यकीन रखता है। गौतम बुद्ध पाली भाषा बोलते थे और बुद्धिज्म की 3 कोर बुक्स इसी लैंग्वेज में हैं। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की टीचिंग्स और उनके प्रवचन की कलेक्शन है। इसका छोटा सा हिस्सा है जातक कथाएं, जो गौतम बुद्ध की लाइफ की शॉर्ट मोरल स्टोरीज हैं। विनय पिटक में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और अभिधम्म पिटक में बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। इन तीनों को एक साथ त्रिपिटक कहा जाता है। उस वक्त 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए। यह है उनकी लिस्ट, अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन सिर्फ वैदिक सोसाइटी के रिलीजन में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि उनके पॉलिटिक्स में भी आया। आयरन एज में जाने के बाद बड़े बड़े शहर बसाना आसान हो गया और लोग सिर्फ अपने कबीले के ही नहीं
बल्कि पूरे एरिया के वफादार हो गए, जिसे जनपद कहा जाता था। उस वक्त 16 ग्रेट जनपद थे, जिन्हें 16 महाजनपद या 16 महाजनपद कहा जाता है। ये है उनकी लिस्ट उनके कैपिटल्स के साथ। वज्जी एक अकेली ऐसी किंगडम थी जो 8 फैमिलीज की यूनियन थी, जिनमें सबसे पावरफुल थी लिच्छवी फैमिली। तो वैदिक सिविलाइजेशन में पहले कबीले और फैमिली से शुरुआत हुई और फिर पूरे किंगडम का एक राजा होने लगा और फिर ढेर सारे महाजनपद हो गए। लेकिन जहां एक से ज्यादा किंगडम्स हो वहां कंपटीशन भी होती है, और इससे पहले कि कोई फॉरेन इन्वेडर आए, आर्यंस खुद में जंग करने लगे और आखिर में मगध सबसे ताकतवर और डेवलप्ड नेशन साबित हुआ और मगध किंगडम के रूलर्स ने न सिर्फ मगध बल्कि पूरे इंडिया पर राज किया। महाभारत के मुताबिक मगध एम्पायर की बुनियाद रखी थी बृहद्रथ ने, लेकिन मगध की पहली डायनेस्टी है हर्यांका डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था बिंबिसार। इसके किंगडम का कैपिटल था राजगीर, जो हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए इस पर हमला करना काफी मुश्किल था। ये पहला राजा था जिसने एक बहुत बड़ी सी आर्मी बनाई, इसीलिए उसे सेनिया कहा जाता है। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और पॉलिटिकल मैरिजेस के जरिए अपनी किंगडम को और मजबूत किया। ओके, अब हम इंडियन हिस्ट्री के उस फेज में चले गए हैं जहां पर सभी किंगडम एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करेंगे। सो ब्रेस योरसेल्व्स। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उसे मार डाला और खुद राजा बन गया। उसने काशी, वैशाली और कौशल की किंगडम्स पर कब्जा कर लिया। उसने 16 साल लंबी जंग में लिच्छवियों को भी हराया। अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी और उसी के राज में गौतम बुद्ध इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद उसका बेटा उदयन राजा बना। उसके बारे में बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। उसका क्लेम टू फेम बस इतना है कि उसने पाटलिपुत्र को मगध एम्पायर का नया कैपिटल बनाया। उसके बाद कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट रूलर्स आए, जिनकी लिस्ट में सबसे आखिरी है नागदशक। वो इतना पथेटिक था कि मगध के लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसके मिनिस्टर शिशुनाग को राजा बनाया। सीरियसली, नागदशक, शिशुनाग, सब नाग हैं। शायद इसीलिए हिस्ट्री हमें इतना डसती है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि वैदिक वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम के बारे में, जिसमें क्षत्रिय ही वॉरियर्स बनते थे और यही राजा भी बनते थे। अब तक इंडियन हिस्ट्री में सारे एम्पायर्स क्षत्रिय फैमिली से थे, लेकिन नंद डायनेस्टी पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसका फाउंडर था महापद्म नंद, जिसे मगध एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है, क्योंकि उसने पूरी नॉर्थ इंडिया को अपने किंगडम में शामिल किया। उसे एक रथ, एक छत्र और सर्वक्षत्रांतक यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी कहा जाता है। उसे फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके मरने के बाद उसके 8 बेटों ने एक के बाद एक हुकूमत की और आखिरी नंद रूलर था धनानंद, जिसका क्लेम टू फेम बस ये है कि अलेक्जेंडर ने उसके दौर पर इंडिया पर हमला किया। वाओ, सच एन ऑनर। तो एक बार फिर हमारे सामने है फॉरेन इन्वेडर्स। तो अलेक्जेंडर का क्या हुआ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मगध एम्पायर का क्या हुआ, जानेंगे अगले एपिसोड में और मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री के सबसे ग्रेट एम्पायर्स में से एक से। अंटिल देन, टेक केयर। This show is brought to you by Semicircle. A special thanks to our history consultant Pushpal Chongdar and our graphics team, Pixel Theory. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन टू semicircle.in। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्यूज, कमेंट्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।